नमस्कार साथियों, मैं शहबाज आलम आइडियल यूथ मिशन के इस परिवार में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे द्वारा YouTube के माध्यम से पिछले कुछ दिनों से लगातार वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, जिसमें मैं सदस्य के गणित पढ़ा रहा हूं। सदस्य के गणित के अंतर्गत अभी नियामक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज मेरा यह 5वां वीडियो होगा। इससे पहले अगर आप में से कोई साथी, कोई बंधु मेरे पिछले 4 वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उन प्लेलिस्ट से जाकर उन चारों वीडियो को अच्छी तरह देखें, इसके बाद आगे बढ़ें। इससे पहले कि मैं अपने आज के इस क्लास को शुरू करूं, इससे पहले मैं कुछ आप लोगों के बीच बातें करना चाहता हूं। वो ये कि आप लोग नियमित रूप से हमारे संस्थान से जो जूम ऐप के माध्यम से क्लास कराई जा रही है ऑनलाइन, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि उस क्लास के बाद जो भी कंटेंट आपको प्रस्तुत की जाती है या दी जाती है व्हाट्सएप के माध्यम से, आप उन्हें अच्छी तरह से घर पे पढ़ के हल करते होंगे। इसी कड़ी में जैसा कि आपको पता है कि आज भी क्लास आपका जूम ऐप पे लिया गया, जिसमें मैंने आपको कुछ फार्मूला या कुछ नोट्स लिखवाएं या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा और समझाने का प्रयास भी किया आज ऑनलाइन क्लास में। तो इस आशा के साथ कि आप लोग उन चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे, लिख लिए होंगे अपने नोटबुक में। आगे बढ़ता हूं, मैं देखता हूं आज का ये पहला प्रश्न। साथियों, जैसा कि आज वक्त न मिल पाने की वजह से मैं किसी कारणवश कॉपी पे या पेज पे क्वेश्चन लिख करके नहीं बताऊंगा। नोट जो मेरा बना हुआ है उसी में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं द्वारा बनाए गए चतुर्भुज का प्रकार बताएं। वो बिंदु कौन सा है? ये रहा आपका बिंदु। अब इस दिए गए बिंदु यानी 1, 2, 3, 4 यानी 4 बिंदुओं या 4 निर्देशांकों से एक चतुर्भुज बना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ये प्रश्न कहा कि इन चारों बिंदुओं से एक चतुर्भुज अगर बना हो तो उस चतुर्भुज का प्रकार बता। अब चतुर्भुज तो कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। चतुर्भुज वर्ग भी हो सकते हैं, चतुर्भुज आयत भी हो सकते हैं, चतुर्भुज समचतुर्भुज भी हो सकते हैं, समांतर चतुर्भुज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसे में हमें इन चारों बिंदुओं की सहायता से ये बताना है कि दिए गए जो निर्देशांक हैं, जो आपको सामने दिख रहा है क्वेश्चन में, 4 के 4 निर्देशांक, क्या इनसे समचतुर्भुज बनेंगे या आयत बनेगा या वर्ग बनेगा या और भी कोई दूसरा चतुर्भुज बनेगा। चलते हैं इसकी जांच करते हैं। जैसा कि हमें बताना ही है, प्रकार बताना है, चतुर्भुज का प्रकार बताना है, क्वेश्चन का पार्ट है ये, चतुर्भुज का प्रकार बताएं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको एक चतुर्भुज बनाना होगा। हालांकि मैंने एक वर्गाकार चतुर्भुज बनाया है, लेकिन आपको ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वर्ग बनाने का प्रयास करें। और ये ABCD 4 बिंदु हैं जो कि आपको दिख रहा है। 4 शीर्ष हैं किसके? तो इस वर्ग के। और चारों के नियामक मैंने क्रमशः लिया, एक A का नियामक, दूसरा B का नियामक, तीसरा C का नियामक और चौथा एंड लास्ट D का नियामक। और ऐसे में आपको क्या करना है कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न दे, यानी 4 नियामक दे दे और इसके बारे में ये जांचना हो हमें कि दिए गए बिंदुओं से जो बनेगा चतुर्भुज वो किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, अर्थात वो जो चतुर्भुज होगा वह वर्ग होगा, आयत होगा, समचतुर्भुज होगा या समांतर चतुर्भुज होगा। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आप क्या करें कि इस तरह से चतुर्भुज बना करके उनके निर्देशांक को निर्देशित कर दें। उसके बाद आप क्या करें, भुजा AB की लंबाई निकालें, यानी A से B तक की लंबाई। अब A से B तक की लंबाई निकालने के लिए एक तो निर्देशांक ये हो गया, दूसरा निर्देशांक ये हो गया, और इन दोनों निर्देशांकों के हिसाब से या इन दोनों निर्देशांकों की सहायता से हम A से B तक के बीच की दूरी निकालेंगे, दूरी सूत्र लगा करके। अब दूरी निकाला, अब ये चीज़ तो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, आपका बेसिक इतना कमज़ोर नहीं है जो आपको इन चीज़ों को समझाने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने दूरी सूत्र का भी चर्चा किया है और आपको इन चीज़ों को सॉल्व भी करना अच्छी तरह से आता है। उसके बाद अब जब AB भुजा की लंबाई मैंने निकाल ली, फिर BC भुजा की लंबाई निकालेंगे। अब BC भुजा की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे साथियों, ध्यान देंगे, BC। अब BC में आपके लिए ये निर्देशांक और ये निर्देशांक, और इन दोनों निर्देशांकों की सहायता से अगर आप दूरी निकालना चाहें, किसके बीच की दूरी, तो B और C के बीच की दूरी निकालना, तो निश्चित तौर पे आप क्या करेंगे, दूरी सूत्र इन दोनों के बीच लगाएंगे और आपका जो दूरी निकल के आएगा B से C के बीच वो भी 2√2। फिर आगे क्या करेंगे, आप इसी प्रश्न में अब इस CD या DC भुजा की लंबाई निकालेंगे और क्रमशः इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। एक भुजा AB,
दूसरी भुजा BC, तीसरी भुजा DC। जब DC की भुजा की लंबाई की बात करें तो DC भुजा की लंबाई आपका निकल के कुछ इस प्रकार से आएगा, जो कि आपको सामने दिख रहा है DC। अब आप कहेंगे सर मैंने अभी A से B तक भुजा की लंबाई निकाली, B से C तक की भुजा की लंबाई निकाली, D से C तक की भुजा की लंबाई निकाली, और सब 2√2 2√2 2√2 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और भुजा की लंबाई निकालनी है जो आपका AD है, उसकी चर्चा करते हैं कि उसकी लंबाई कितनी आती है। हाँ तो साथियों आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे फिर से एक वर्ग बना दिया है, जिसमें मैंने AB की लंबाई निकाल ली थी, BC की लंबाई निकाल ली थी और DC यानी CD की लंबाई निकाल दी थी। और मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, बराबर का निशान क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इसकी लंबाई 2√2, इसकी लंबाई भी 2√2 और इसकी लंबाई भी 2√2 वो आई थी। उसके बाद अब DC की बात करें तो DC की लंबाई क्या होगी, तो DC की लंबाई निकालने के लिए अब चलिए AD की लंबाई, तो AD की लंबाई के लिए फिर से अब वही नियामक जो पिछले चतुर्भुज में आप देखे होंगे, अभी जो मैंने प्रश्न जस्ट बताया था उसमें जो ये चतुर्भुज बना हुआ था उसके निर्देशांक की सहायता से आप AD की लंबाई निकालें तो आप पाएंगे 2√2। अब यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी के मन में यह आ गया होगा कि सर आपने तो AB, BC, CD और DA तीनों की लंबाई, चारों की भुजाओं की लंबाई निकाल दी, और चारों भुजाओं की लंबाई आपको क्रमशः 2√2 2√2 और 2√2 मिला। इसका मतलब सर ये चारों भुजा बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये कहीं वर्ग तो नहीं या समचतुर्भुज तो नहीं। तो दो चीज़ हो सकता है, जैसा कि आपने आज के नोट्स में पढ़ा होगा, समझा होगा, देखा होगा कि वर्ग होने के लिए भी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और समचतुर्भुज होने के लिए भी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। मेरी बातों को ध्यान से समझे, मैंने कहा वर्ग होने के लिए भी चारों भुजा बराबर होनी चाहिए और समचतुर्भुज होने के लिए भी चारों भुजा बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ तो चारों के चारों भुजा बराबर हो गए, लेकिन मैं इसको क्या कहूँ, वर्ग कहूँ या समांतर चतुर्भुज कहूँ, क्योंकि मेरा प्रश्न था कि दिए गए 4 बिंदुओं से किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा, यानी चतुर्भुज का प्रकार बताना था, जैसा कि आप प्रश्न में देख पा रहे होंगे ऊपर। तो यहाँ पे ये डिसीजन कर पाना कि ये समचतुर्भुज है कि वर्ग है, इसके लिए कन्फ्यूज़न ना लें। आप क्या करें, पहले तो चारों भुजाओं की लंबाई निकाल दें, और चारों भुजाओं की लंबाई निकालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक वर्ग बनाया। वर्ग में मैंने आपको नोट में लिखवाया था कि वर्ग के चारों भुजा बराबर और साथ में दोनों के दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वर्ग में, एक मिनट, जो मैं कह रहा था कि वर्ग में आपके चारों भुजा भी बराबर होनी चाहिए और दोनों विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। और समचतुर्भुज में मैंने बताया था कि चारों भुजा बराबर हो, चारों भुजा बराबर हो लेकिन दोनों विकर्ण बराबर ना हो, अर्थात ये बराबर होंगे, ए मैंने ऐसा लिखा क्योंकि ये सारे बराबर भुजाएं होंगे, लेकिन ये विकर्ण कुछ और होगा और ये विकर्ण कुछ और होगा, यानी अर्थात यहाँ पे हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे इनमें सारी की सारी भुजाएं बराबर हैं, परंतु ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों में अंतर है। तो आप सीधा समझें कि जब कभी भी चार निर्देशांक दिए गए हों और उन चारों निर्देशांकों से ये बताना हो कि इनके द्वारा बने चतुर्भुज का प्रकार क्या होगा, वर्ग होगा, आयत होगा, समचतुर्भुज होगा या समांतर चतुर्भुज होगा, तो आप केवल चारों भुजाओं की लंबाई निकाल करके निष्कर्ष पे ना पहुँचे। आप चारों भुजाओं की लंबाई निकालें, उसके बाद आप विकर्ण निकालें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर इसका निर्देशांक आपको पता है क्वेश्चन में, इसका भी निर्देशांक पता है, इसका भी निर्देशांक पता है, इसका भी निर्देशांक पता है, और चारों का निर्देशांक पता होने की वजह से आप AB की लंबाई निकाल पाए हों, BC की लंबाई निकाल पाए हों, CD की लंबाई निकाल पाए हों और AD की लंबाई निकाल पाए हों, तो क्या आप AC की लंबाई निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ का निर्देशांक पता है, यहाँ का निर्देशांक पता है, तो दूरी का सूत्र लगा करके आप निकाल लोगे। वीडियो को बैक करके आप निश्चित तौर पे उस फिगर पे जा सकते हो और रोक करके एक फिगर बना लेना आप, जिसमें निर्देशांक अंकित हो, और उसके बाद आप समझने का प्रयास करना इससे आगे। जैसे कि मैंने कहा कि आप अगर दिए गए चार निर्देशांकों की सहायता से यहाँ पे चारों भुजाओं की लंबाई निकाल सकते हो, तो निश्चित तौर पे आप इस विकर्ण की और इस विकर्ण की अर्थात AC और DC की BD की भी लंबाई निकाल सकते हो। चलते हैं हम विकर्ण AC की लंबाई की ओर देखें, तो आप विकर्ण AC की लंबाई निकालने के लिए चलोगे तो निर्देशांक आपको अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप विकर्ण AC की लंबाई निकालोगे तो कुछ 4 आएगा। अब एक विकर्ण, दूसरी विकर्ण BD की अगर बात करें तो BD का विकर्ण निकालोगे तो भी 4 आएगा। अब यहाँ पे मैं स्पष्ट हो गया, मैं कन्फर्म हो गया, हम सब कन्फर्म हो गए
कि दिए गए जो बिंदु थे या निर्देशांक थे जिनके द्वारा जो वर्ग बना, जो चतुर्भुज बना वो वर्ग ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ चारों के चारों भुजाएं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे आपके समक्ष भुजा ए भी निकाली थी जो 2√2 आया था, फिर भुजा BC निकाली थी, इसकी लिए भी लंबाई 2√2 आया। उसके बाद मैंने भुजा अगला DC निकाला, इसकी भी लंबाई 2√2 आया। फिर उसके बाद आगे चल के मैंने क्या किया, चौथी भुजा AD निकाला, ये भी 2√2 आया। मैंने यहाँ तक नहीं रुका, मैं अपने आप को और आगे बढ़ाया, क्योंकि चार भुजाओं के सिर्फ पता चल जाने से मात्र से ये पता नहीं चलेगा कि दिया गया चतुर्भुज किस प्रकार का है, वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समकोण चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। तो विकर्ण की लंबाई मैंने निकालने का एक आगे कदम उठाया और विकर्ण की लंबाई निकाली। विकर्ण की लंबाई भी 4 और 4 दोनों बराबर आ गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये भी CD जो दिए गए निर्देशांक थे उनसे जो चतुर्भुज बनेगा निश्चित तौर पे वो वर्ग ही होगा, वर्ग ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये सारे के सारे लंबाई 2√2 आए थे, यानी कि भुजाएं चारों के चारों बराबर आईं, और ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों 4-4 आया। अर्थात अगर किसी चतुर्भुज के चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर हों, अर्थात चारों भुजाएं आपस में बराबर और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हों, तो वैसे स्थिति में हम उन्हें वर्ग कह सकते हैं। साथियों, इसी एक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आज के इस क्लास को ख़त्म करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन संकेत से या इस क्वेश्चन के मदद से आप सिर्फ इतना समझ पाए होंगे कि अगला जो हमारा क्लास चलने वाला है या आगे जो नियामक ज्योमेट्री की क्लासें कराई जाएंगी उसके अंतर्गत आपको इन चीज़ों को बारीकी से समझना होगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब सीधा तात्पर्य ये कि इन चीज़ों को आपको बारीकी से, इन चीज़ों का मतलब कि क्षेत्रमिति से संबंधित बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे आज की क्लास में, चाहे वो चतुर्भुज से हो, चाहे वो त्रिभुज से हो। तो इन चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक देखें, बारीकी से देखें इन चीज़ों को, ताकि उसमें संबंधित चीज़ों को आप समझ पाएँ, अच्छी तरह से क्वेश्चन पे अप्लाई कर पाएँ। मेरे आज का वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस था, यही कि मैं आपको उस चीज़ से अवगत करा सकूं, उस पॉइंट से अवगत करा सकूं जिसकी ज़रूरत आने वाले पॉइंट्स में या आने वाले टॉपिक में आपको पढ़ने वाली है। किन चीज़ों को या मेरे द्वारा आज क्लास में दिए गए जो भी कंटेंट थे क्षेत्रमिति से संबंधित, उन चीज़ों की ज़रूरत कैसे ज़रूरत पड़ने पर उन चीज़ों की इस्तेमाल कैसे करनी है, किस तरह से बारीकी से उन चीज़ों की ज़रूरत को समझनी है, कैसे हमें अपने फार्मूला या यूँ कह लें कि चीज़ों को अप्लाई करनी है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं मान लूँ, आज मैंने प्रश्न बताया था या समझाया था कि दिए गए बिंदु से यह हमें साबित करना था, 3 बिंदु का निर्देशांक दिया गया था और ये साबित करना था कि दिए गए तीनों बिंदुओं से जो एक त्रिभुज बनेगा वह समकोण होगा, समबाहु होगा, समद्विबाहु होगा। तो मैंने उसे प्रूव करते हुए समद्विबाहु बताया। क्यों? क्योंकि मैंने तीनों भुजाओं की लंबाई निकाली और 2 भुजाओं की लंबाई बराबर निकल गया। अब आगे आने वाले दिनों में हो सकता है समबाहु प्रूफ करना हो तो मैं तीनों भुजाओं की लंबाई निकालूंगा, तीनों बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज। ठीक उसी प्रकार से आप ध्यान से मेरी बात को सुने, अगर कह दे कि दिए गए तीनों भुजाओं की सहायता से हमें ये बताएं, दिए गए 3 निर्देशांक आपको पता होगा और ये बताना होगा कि दिए गए तीनों निर्देशांक की सहायता से कोई त्रिभुज अगर बन रहा हो तो उन त्रिभुज का प्रकार समकोण त्रिभुज है या होगा, आप बताएं या साबित करें। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, तीनों भुजाओं की लंबाई निकालनी होगी और चूंकि समकोण कहा है तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होनी चाहिए। यानी इन छोटी छोटी बातों को आप अगर ध्यान से समझें और समझने का प्रयास करें तो आपको निश्चित तौर पे इन मैथ्स की बारीकियों को समझने का मौका मिलेगा और आप समझ पाएंगे। इसलिए पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, अपने समय को यूटिलाइज